नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। व्यापम मामले में 3 दिन में चौथी मौत। एसआईटी का सामना कर चुके कांस्टेबल का ओरछा में मिला शव। उमा भारती के बयान से बढ़ी शिवराज सिंह चौहान की मुश्किल। प्रवर्तन निदेशालय ने ललित मोदी को भेजा सम्मन। 3 हफ्ते में हाजिर होने का निर्देश। आईपीएल टीवी अधिकार देने में गड़बड़ियों का आरोप। आज कजाकिस्तान पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। यूरेनियम सौदे के नवीकरण की संभावना। उज्बेकिस्तान से रक्षा, व्यापार और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। ग्रीस संकट पर यूरोपियन यूनियन की अहम बैठक आज। जर्मनी और फ्रांस ने नए कर्ज के लिए ग्रीस से की गंभीर प्रस्ताव की मांग। आईएमएफ भी मदद को राजी। और विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची सानिया हिंगिस की जोड़ी। पुरुष डबल्स के अंतिम 8 में बोपन्ना फ्लोरिन, पेस नेस्टर की जोड़ी प्रतियोगिता से बाहर। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में 3 दिन के अंदर चौथी मौत का मामला सामने आया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मध्य प्रदेश के ओरछा में कांस्टेबल रमाकांत पांडे का पंखे से लटका शव मिला है। एसआईटी ने कुछ महीने पहले ही कांस्टेबल से पूछताछ की थी। इधर कांग्रेस मामले की जांच सीबीआई से कराने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे पर अड़ी है। वहीं केंद्रीय नेतृत्व शिवराज सिंह के साथ खड़ा नजर आ रहा है। हालांकि केंद्रीय मंत्री उमा भारती के ताजा बयान से मामला और गर्मा गया है। कांग्रेस के लोगों से भी अपील करूंगी कि उनको जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि वो विपक्ष हैं। उनका धर्म बनता है कि वो इस मसले को उठाए, लेकिन इसमें राजनीति ना हो और भेदभाव ना हो, तो इसमें हो सकता है कि कुछ न्याय संगत मसला हो जाएगा। व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की लगातार हो रही मौतों पर गरमाई राजनीति के बीच केंद्रीय मंत्री उमा भारती के इस बयान ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने इशारों ही इशारों में शिवराज सिंह चौहान पर सवाल खड़े किए हैं। मेरे को जो शंका है कि इंदौर क्राइम ब्रांच से एसटीएफ के आने के पास में आने के बीच का जो दौर है, वो एक ऐसा मसला हो सकता है जिसमें कि मध्य प्रदेश की सरकार यदि चाहे तो माननीय उच्चतम न्यायालय के अधीन होते हुए भी, पूरे मामले को होते हुए भी, वो माननीय उच्च न्यायालय को फिर से अप्रोच कर सकती है। ऐसा मुझे लग रहा है, वो भी आज की घटना से। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच से इनकार किया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि मामले की एसआईटी जांच हाई कोर्ट की निगरानी में चल रही है। ऐसे में कोर्ट के आदेश के बाद ही सीबीआई जांच मुमकिन है। यह तो हाई कोर्ट को फैसला करना है। इसके पहले भी एक पीआईएल हो चुकी है हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी जांच कराने के लिए। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार नहीं किया है। हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कैसे आदेश दे सकते हैं? कांग्रेस ने व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच से इनकार करने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह की आलोचना की है। कांग्रेस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। ये एक बहुत ही बड़ा घोटाला है और इसमें कब तक सीबीआई की जांच से मुख्यमंत्री जी बचते रहेंगे। व्यापम में जो 76,76,000 व्यक्ति हैं, इनके जिनके भविष्य पर व्यापम ने प्रश्न चिन्ह लगाया है, उनको न्याय दिलवाना है और उन 46 लोगों के मौतों की जिम्मेवारी सुनिश्चित करनी है। तो शिवराज सिंह चौहान जी को फौरी तौर से पदमुक्त करके, उनको हटाकर, उनको बर्खास्त करके एक निष्पक्ष जांच ही अकेला रास्ता है। विपक्ष इस मामले से जुड़े 46 लोगों की संदिग्ध मौत की बात कह रहा है। वहीं राज्य सरकार 25 लोगों की मौत की बात मान रही है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर मौत को व्यापम मामले से जोड़ना सही नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि उस दुखद घटना का व्यापम या व्यापम की जांच से कोई संबंध नहीं है और हर ऐसी दुखद घटना को व्यापम से जोड़ना न्याय संगत भी नहीं। आम आदमी पार्टी ने व्यापम घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करके कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। दैनिक रूप से ये जो आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है हत्याओं का, ये बहुत गंभीर मामला है। इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय समक्ष हमने प्रार्थना की कि वे तुरंत इसको कॉग्निजेंस में लें, अपने संज्ञान में लें और अपने स्तर पर इसकी जांच को मॉनिटर करें। इस बीच व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल को हटाने संबंधी याचिका मंजूर कर ली है। मामले की सुनवाई 9 जुलाई को होगी। रवीन सिंह शिवरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हवाला से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने ललित मोदी को समन भेजा है। उनसे 3 हफ्ते के अंदर ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।
सूत्रों के मुताबिक ललित मोदी को पिछले हफ्ते उनके वकील के जरिए समन भेजा गया। ये मामला 2008 में आईपीएल टीवी अधिकार देने से जुड़ा है। तब ललित मोदी आईपीएल के कमिश्नर थे। पिछले हफ्ते इस मामले में ईडी ने बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन का बयान दर्ज किया था। श्रीनिवासन ने ही 2010 में बीसीसीआई की तरफ से इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। काले धन पर कानून के लागू होने के साथ ही केंद्र सरकार ने विदेशों में जमा धन की स्वतः जानकारी जाहिर करने वालों के लिए नियम भी तय कर दिए हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक काले धन की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए सरकार ने 3 महीने की समय सीमा यानी क्लियरेंस विंडो तय की है और इस दौरान विदेशों में जमा धन की जानकारी देने वालों को फेमा, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, संपत्ति कर, कंपनी कानून और कस्टम कानूनों से छूट मिलेगी। हालांकि भ्रष्टाचार के जरिए हासिल किए गए धन पर यह छूट नहीं मिलेगी। ये छूट उनके लिए भी नहीं होगी जिन खाताधारकों के बारे में सरकार के पास पहले से जानकारी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक ऐसे लोगों पर काला धन कानून की बजाय आयकर अधिनियम लागू होगा। जानकारी जाहिर करने की समय सीमा इस साल 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच है, जिसके तहत कुल धन का 30% टैक्स और इतना ही जुर्माना चुकाकर काले धन को सफेद में बदला जा सकता है। भारत और उज्बेकिस्तान ने रक्षा, व्यापार और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव के साथ शिखर वार्ता में आतंकवाद और अफगानिस्तान के हालात पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच 3 समझौते भी हुए हैं। मध्य एशियाई देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में उज्बेकिस्तान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी ताशकंद में भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री और उज्बेक राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव के बीच वार्ता में रणनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में रिश्ते मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने पड़ोसी देशों में आतंकवाद पर चिंता जताई और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। उज्बेकिस्तान से भारत को यूरेनियम आपूर्ति का समझौता लागू करने पर भी दोनों नेताओं ने चर्चा की। In recent years, India and Uzbekistan have built a strategic partnership on the foundation of mutual respect and shared interests. This includes expanding economic cooperation, combating terrorism, advancing stability in the region, and promoting regional integration. दोनों नेताओं की इस मुलाकात के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें पर्यटन और संस्कृति के बीच करार के अलावा विदेश मंत्रालयों के बीच सहयोग से जुड़ा समझौता शामिल है। नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर से उज्बेकिस्तान को जोड़ने का प्रस्ताव रखा। इस कॉरिडोर से भारत, रूस, ईरान, यूरोप और मध्य एशिया के बीच सड़क, रेल और समुद्र से माल की आवाजाही होनी है। उज्बेकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। दोनों नेताओं ने व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने पर भी चर्चा की। I share President Karimov's desire to raise the level of our economic engagement. I conveyed to him that there is a strong interest in Indian business to invest in Uzbekistan. There is immense potential in a broad range of areas in Uzbekistan. I have urged him to make the process and the policies for Indian investments smoother. President responded positively to my suggestion. इससे पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति करीमोव को सूफी कवि अमीर खुसरो की लिखी खम्स-ए-खुसरो की प्रति भेंट की। 13वीं सदी में खुसरो के पिता उज्बेकिस्तान से भारत आए थे और अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ इस समय रूस के उफा से संवाददाता अखिलेश सुमन मौजूद हैं, उनका हम रुख करेंगे। अखिलेश, उज्बेकिस्तान से यात्रा की शुरुआत की प्रधानमंत्री ने 3 समझौते हुए, साथ ही रक्षा, व्यापार, परमाणु ऊर्जा को लेकर भी अच्छी बातचीत हुई है। सोवियत संघ से अलग होने के बाद इन देशों के साथ जिस तरह की मजबूती आनी चाहिए वो हमें नहीं दिखाई दिया। बदलते हालात में आप इस पहले पड़ाव का हासिल क्या देख रहे हैं? देखिए प्रीति, निश्चित तौर पे जब सोवियत संघ था तो भारत के साथ सोवियत संघ के बहुत ही अच्छे संबंध थे और इस तरह के अच्छे संबंध थे जिसमें भारत पूरी तरह सोवियत संघ पर कई मामलों में निर्भर था। लेकिन सोवियत संघ के विखंडन के बाद भारत ने अपनी नीतियों में थोड़ा सा परिवर्तन लाया और
जो सोवियत संघ से टूटकर देश अलग हुए, उनसे भी थोड़ी सी हमारी दूरी बन गई। हालांकि ये देश हमसे नज़दीकी रखने के लिए काफ़ी रुचि रखते थे, लेकिन हमने उतना ध्यान नहीं दिया। इसके चलते हुआ क्या कि इधर इन देशों में चीन ने अपनी पैठ बनाई और आज इन देशों के चीन के साथ संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं। चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं, जबकि एक समय इनके बाजार में भारत के सामान होते थे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्रालय और भारत सरकार ने एक सोची समझी नीति के तहत इन देशों के साथ अपने रिश्ते को फिर से पटरी पर लाने का फैसला लिया है। और इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान से शुरू करके 5 मध्य एशियाई देशों में जा रहे हैं, जहां ऊर्जा का अपार भंडार है। यूरेनियम है, यहाँ तेल और गैस के भंडार हैं। ये इलाके ऐसे हैं जो चीन से सटे हुए हैं, अफगानिस्तान से इनकी सीमा लगती है, रणनीतिक रूप से हम बहुत महत्वपूर्ण हैं। और साथ ही जो हमारा जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में जो आईसिस का प्रॉब्लम आजकल शुरू हुआ है, आतंकवाद में आईएसआईएस का, उस प्रॉब्लम को रोकने में बफर स्टेट के रूप में ये काम कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा कई मामलों, आतंकवाद से लेकर ऊर्जा, रणनीतिक संबंध और राजनीतिक संबंधों के मामले में काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह का रुख देखने को मिला है उज्बेकिस्तान को, उससे लगता है कि ये संबंध से पटरी पर आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग बहुत से इस बात की आशा लगाए रखे थे कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हों। प्रीति जी, अगला पड़ाव कजाकिस्तान, आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री। यूरेनियम आपूर्ति को लेकर कितना महत्व रखता है कजाकिस्तान हम जानते हैं, और मध्य एशिया में कहा जाए कि अहमियत इस देश की सबसे ज्यादा है, तो शायद गलत नहीं होगा अखिलेश। ना, निश्चित तौर पे कजाकिस्तान जब वो जाएंगे तो आप देखिए कजाकिस्तान की सीमा सबसे ज़्यादा चीन से लगती है मध्य एशिया में, और कजाकिस्तान के माध्यम से ही जो मध्य एशिया से जो सामान जाते हैं वो चीन की तरफ जाते हैं। और अभी भी उधर से जो सामान अगर लैंड रूट से किसी को जाता है, फिर सिंगापुर जाता है, उसके बाद भारत आता है। तो यह एक मध्य एशिया भारत चीन को जोड़ने का एक बहुत बड़ा रास्ता कजाकिस्तान के माध्यम से हो जाता है। लेकिन इसके अलावा कजाकिस्तान से गैस और तेल की आपूर्ति होती है। हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी में कजाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। और इसके अलावा हमारे जो सांस्कृतिक संबंध है, कजाकिस्तान में भारतीय फिल्में देखी जाती हैं, भारतीय टीवी सीरीज देखे जाते हैं। तो सांस्कृतिक और भावनात्मक स्तर पे कजाकिस्तान के साथ हमारा संबंध है, लेकिन रणनीतिक स्तर पे जो हमने अपनी तरफ से जो दूरियां बना रखी थी, और खास करके इसलिए कि लैंड रूट हमारा कजाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ता है और इसमें पाकिस्तान है, जिसकी वजह से सीधे मध्य एशियाई देशों में नहीं जा सकते हैं। इसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। एक रास्ता ईरान के माध्यम से हो सकता है अगर हो, और नहीं तो दूसरा रास्ता चीन के साथ है। अगर चीन हमें हालांकि कोई बाधा नहीं पहुंचाता है हमारे आने वाले सामान में, लेकिन फिर भी वह बहुत लंबा रास्ता होता है। तो इसके बाद जो एससीओ की मीटिंग होगी कल, उस मीटिंग में शायद कनेक्टिविटी के मामले में कुछ और बातचीत हो, ताकि मध्य एशिया का भारत के साथ सीधा संबंध बनाने में पाकिस्तान या अफगानिस्तान को रास्ता देने को की दिशा में थोड़ा कदम आगे बढ़ा पाए। बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उज्बेकिस्तान से आज कजाकिस्तान रवाना होंगे और उज्बेकिस्तान में आज भारतीय समुदाय के लोगों को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और इसके बाद कजाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। उज्बेकिस्तान के साथ 3 अहम समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री आज कजाकिस्तान के लिए रवाना होंगे और कजाकिस्तान से बातचीत में सबसे अहम एजेंडा यूरेनियम आपूर्ति समझौते का नवीकरण है। इसके बाद नरेंद्र मोदी रूस के उफा में ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे और यहां से वो तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान की यात्रा करेंगे। कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली, आपको बता दें कि रूस में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। रूस दौरे के दौरान अरुण जेटली केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की होने वाली बैठक में भी हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स देश के सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, चीन और भारत शामिल हैं। ब्रिक्स बैंक, पहला अध्यक्ष ब्रिक्स बैंक का भारत से है। यात्रा के पहले दिन वित्त मंत्री मॉस्को में ब्रिक्स के नए विकास बैंक के गवर्नरों के बोर्ड की उद्घाटन बैठक में हिस्सा लेंगे। 8 जुलाई को उफा में वित्त मंत्री ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में हिस्सा लेंगे। कुछ और जरूरी खबरें। सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई करेगा। याचिका में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र चयन समिति बनाने की मांग की गई है जो नामों की सिफारिश करे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता अनूप बर्णवाल को याचिका में जरूरी बदलाव करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया भेदभाव वाली है। इसमें नियुक्ति के लिए कानून बनाने की मांग भी की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अविवाहित मां बच्चे के पिता का नाम बताए बिना और उसकी अनुमति के बगैर बच्चे की अभिभावक हो सकती है। जस्टिस विक्रमजीत सेन और अभय मनोहर सप्रे की बेंच ने एक महिला की अपील स्वीकार करते हुए यह व्यवस्था दी है। याचिका में बच्चे के संरक्षण संबंधी कानून को चुनौती दी गई थी। इसमें अविवाहित होते हुए भी बच्चों के संरक्षण के मामले में बच्चे के पिता को शामिल करने का प्रावधान है। निचली अदालतों के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चे के संरक्षण के लिए मां का नाम ही काफी होगा और उसे बच्चे के पिता का नाम बताने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने आज ऑर्डर दिया है कि फादर का नाम डिस्क्लोज करने के लिए जरूरत नहीं है और फैमिली कोर्ट प्रोसीड कर सकती है इनकी एप्लीकेशन पे इनको सोल गार्डियन डिक्लेयर करने के लिए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जिंदा जलाई गई महिला की मौत हो गई है। सोमवार को हुई इस घटना के बाद महिला का लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। आरोप है कि बाराबंकी के कोठी पुलिस थाने में महिला अपने गिरफ्तार पति को छुड़वाने गई थी। थाना प्रभारी राम साहेब सिंह यादव और सब इंस्पेक्टर अखिलेश राय ने उनसे पैसे मांगे, लेकिन महिला ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद 2 पुलिस वालों ने उसे कथित रूप से जिंदा जला दिया। हालांकि आरोपी पुलिस वालों का दावा है कि महिला ने खुद ही आग लगाई थी। घटना सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक अब्दुल हमीद ने थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बार फिर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया है। केजरीवाल सरकार इस मसले पर जनमत संग्रह की संभावनाओं को टटोलना चाहती है। इस बाबत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार के शहरी विकास विभाग से रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। इस बीच सीपीआई का कहना है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने से जुड़े मसले पर राजनीतिक दलों के बीच संसद में बहस होनी चाहिए। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे वक्त से की जा रही है। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मकसद को पूरा करने के लिए जनमत संग्रह का सहारा लेना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग से पूछा है कि इस मसले पर जनता की रायशुमारी किस तरह से मुमकिन है। अब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि सभी का जो घोषणा पत्र में वादे थे और जो दिल्ली की जनता चाहती है, दिल्ली की जनता की इच्छा क्या है, दिल्ली की जनता क्या चाहती है, उसको एक बार समाज के सामने, दुनिया के सामने लाया जाए और उसके बाद दबाव डालकर, जैसे कि और भी कोई राज्य बनते हैं तो जब समाज खड़ा होता है तभी वो राज्य बनते हैं, अब दिल्ली को राज्य बनाने के लिए शुरुआत करी जाएगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इस कवायद की निंदा करते हुए केजरीवाल पर असली मुद्दों से जनता को भटकाने का आरोप लगाया है। क्या केंद्र सरकार के ऊपर राज्य राज करेगी? क्या 2 पुलिस सिस्टम होंगे? यहाँ के जो विदेशी दूतावास हैं उस पर राज्य सरकार अपना कानून चलाएगी? ऐसे तमाम तरह के प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के उत्तर उसके लिए बहस और उसके लिए पूरी चर्चा के साथ चीजों को करने की आवश्यकता है। केजरीवाल हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। एक बहाना खत्म होता है, दूसरा बहाना ढूंढते हैं लड़ाई लड़ने का। केजरीवाल को इन सब बहानों को छोड़ करके केजरीवाल को दिल्ली की जनता का काम करना चाहिए। बीते कई महीनों से अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल में अधिकारों पर मतभेद है। इसके लिए दिल्ली सरकार कोर्ट तक जा सकती है। अब केजरीवाल जनमत संग्रह की संभावनाओं के जरिए केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश में है। जनता से राय लेकर अपना कार्ड खेलने वाली केजरीवाल सरकार ने इस बार पूर्ण राज्य की मांग पर अपना मास्टर स्ट्रोक चला है। केजरीवाल ने जनता के दम पर इस बार केंद्र पर निशाना साधने की कोशिश की है, क्योंकि केजरीवाल खुद ये जानते हैं कि इस मसले पर केंद्र की सहमति बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत देश के अलग अलग राज्यों में हो रही तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भूस्खलन से उत्तराखंड के नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में जगह जगह सड़कें टूट गई हैं, जिससे आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। 4 धाम यात्रा रोक दी गई है और रास्ते में फंसे हुए श्रद्धालुओं को निकाला जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी दी है। वहीं असम में बाढ़ का प्रकोप अब भी जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। पिछले कई घंटों से हो रही बारिश से प्रदेश में मुख्य सड़कों पर बुरा असर पड़ा है। जगह जगह मलबा जमा हो गया है, जिसे हटाने में प्रशासन जुटा हुआ है। नैनीताल में भूस्खलन के चलते कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ऋषिकेश में भी भारी बारिश से हालात बदतर हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुताबिक प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से कर रहा है। हम बिल्कुल मुस्तैद हैं, बिल्कुल मुस्तैद हैं। उतने ही मुस्तैद हैं जितने मुस्तैदी के साथ आप लोग
देख रहे हैं, हम उतनी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति जो यहाँ आ रहा है वो हमारी देखरेख में है और उसकी सुरक्षा के लिए पूरा उत्तराखंड जो है बिल्कुल महाप्रसारिक एक मुस्त खड़ा है। वहीं पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश से आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों में राज्य में तेज बारिश की चेतावनी दी है। विभाग के मुताबिक मंडी, बिलासपुर, ऊना में तेज बारिश की आशंका है। हालांकि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बारिश से बिगड़े हालात पर काबू पाने की बात कही है। We trying our best, keeping the finger crossed. और हम रेडी है, किसी भी भगवान करे कोई दुर्घटना ना हो, भगवान करे कोई त्रासदी न हो। उधर उत्तर पूर्वी राज्य असम में बाढ़ अभी भी बेकाबू है। यहाँ 125 गांव में अभी भी हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में 4000 हेक्टेयर फसल डूब चुकी है। बोगाई गांव में 4 राहत शिविर खोले गए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में कल रात हुई हल्की फुल्की बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम सुहाना होने के साथ दिल्ली के तापमान में कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया रवाना। साइंस की खबरें हो या तकनीकी उलझन। नमस्कार, विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। विज्ञान की फिल्में हो या फिर अन्वेषण। जर्मनी में भारतीय मूल के वैज्ञानिक और उनकी टीम ने हृदय रोग और फेफड़ों के रोग से संबंधित शोध में एक बड़ी सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों से मुलाकात, सब कुछ एक साथ। देखिए हर हफ्ते ज्ञान विज्ञान सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। तेलंगाना की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने नकदी के बदले वोट मामले में टीडीपी के एक और विधायक को गिरफ्तार किया है। विधायक एसवी वीरैया को कल पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। वीरैया को आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इस मामले में 31 मई को टीडीपी विधायक रेवांथा रेड्डी को गिरफ्तार किया गया था। रेड्डी पर तेलंगाना विधान परिषद के चुनाव में टीडीपी उम्मीदवार के लिए वोट खरीदने का आरोप है। उन्हें 31 मई को मनोनीत विधायक एल्विस स्टीफेंसन को 50 लाख रुपए नकद देते हुए कथित रूप से गिरफ्तार किया गया था। पिछले महीने रेड्डी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। मेघालय की राजधानी शिलांग में इंस्टेंट नूडल्स खाने के बाद 5 लोग बीमार पड़ गए। नूडल्स खाने के बाद उन्हें उल्टी होने लगी और इन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन सभी ने शहर ईस्ट खासी हिल्स जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि पीड़ितों के परिजनों ने एफआईआर भी दर्ज कराई है और इसके बाद इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। देश भर में नूडल्स पर पाबंदी लगी हुई है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कल नई LHF कोच मैन्युफैक्चर यूनिट की शुरुआत की। 252 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस यूनिट में 300 LHB कोच बनाने की क्षमता होगी। दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने ICF पेरम्बूर में बने 50,000वें कोच को भी हरी झंडी दिखाई। इस कोच फैक्ट्री की शुरुआत पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। रेल मंत्री ने कहा कि सरकार यात्रियों की सहूलियत के लिए तमाम नई शुरुआत करने जा रही है, जिसमें रेलवे कोच की बनावट में बदलाव भी शामिल है। साथ ही खर्चों में कटौती के साथ ईंधन के नए विकल्पों के लिए रेलवे तकनीकी विकास करने पर जोर दे रही है। But also we have certain coaches in which common people travel. We are trying to find out how we can make the journey for the people as convenient, as comfortable as possible. Each one of us, of course, the cost involved in it, but we are trying to do it. ग्रीस संकट पर यूरोपियन यूनियन की आज अहम बैठक होनी है। इससे पहले कल जर्मनी और फ्रांस के नए कर्ज के लिए ग्रीस से गंभीर प्रस्ताव की मांग की गई है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि अगर ग्रीस मदद की मांग करेगा तो उस पर विचार होगा।
जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोis होलांद ने सोमवार को पेरिस में ग्रीस के जनमत संग्रह के नतीजों पर बात की। दोनों नेताओं ने कहा कि ग्रीस से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने आज होने वाले यूरोपियन यूनियन की बैठक के लिए ग्रीस से विश्वसनीय प्रस्ताव की मांग की। Auch das morgige Treffen der Eurozonen-Chefs der Staaten zu verstehen. Aber wir sagen gleichzeitig, dass die Voraussetzungen für den Eintritt in Verhandlungen zu einem konkreten ESM-Programm zurzeit nicht gegeben ist. Das heißt, morgen wird es wichtig sein, dass der griechische Ministerpräsident uns sagt, wie es weitergehen soll und welche präzisen Vorschläge er. Dans cette Europe, il y a place pour la solidarité. La solidarité, elle est partout en Europe et elle doit l'être encore davantage. Mais il y a aussi la responsabilité. C'est cet équilibre entre responsabilité et solidarité qui doit être notre ligne de conduite pour les jours qui viennent. हालांकि ब्रिटेन ग्रीस से बातचीत को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉर्ज ओसबोर्न ने कहा कि ग्रीस संकट का जल्द समाधान नहीं निकला तो स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। The situation risks going from bad to worse. Britain will be affected the longer the Greek crisis lasts and the worse it gets. There is no easy way out, but even at the 11th hour, we urge the Eurozone leaders and Greece to find a sustainable solution. इस बीच ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास ने कल यूरोपीय सेंट्रल बैंक से बात की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने ग्रीस के लिए आपात मदद की शर्तों को और कड़ा कर दिया है। इसके बाद ग्रीस के बैंकों को अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। Στα εξής, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα την συνεδρία της σήμερα, αποφασίσαμε να παραταθεί η τραπεζική αργία για 2 μέρες μέχρι και την Τετάρτη. Τα ίδια υποκαταστήματα τα οποία λειτουργούν σήμερα θα λειτουργήσουν για τις उधर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कहा है कि अगर ग्रीस नया प्रस्ताव देता है तो उसे मदद करने पर विचार करना होगा। ग्रीस में रविवार को हुए जनमत संग्रह में यूरोपियन यूनियन और IMF के प्रस्ताव को भारी मतों से खारिज कर दिया गया। प्रस्ताव में ग्रीस से बेल आउट पैकेज के बदले खर्च में कटौती की मांग की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यमन में सऊदी गठबंधन के हवाई हमले में 45 लोग मारे गए हैं। यह हमला स्थानीय बाजार में विद्रोहियों को निशाना बनाकर किया गया। हमले में 50 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। यमन में विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी हवाई हमलों में 9 प्रांत और राजधानी सना निशाने पर रही है। यमन में हूथी विद्रोहियों ने राजधानी सना पर सितंबर में कब्जा कर लिया था। अब तक सऊदी हवाई हमले में 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और बात खेल की खबरों की। विंबलडन टेनिस में भारत के लिए मिला जुला दिन रहा है। एक तरफ सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना अपने अपने जोड़ीदारों के साथ विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, लेकिन दूसरी तरफ लिएंडर पेस का पुरुष युगल में विंबलडन का अभियान हार के साथ खत्म हो गया है। सानिया और स्विट्जरलैंड की उनकी जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस की शीर्ष वरीयता जोड़ी ने अपना दबदबा कायम रखते हुए एनाबेल मेडिना और गैरगोएज और अरांसा पारा सांतोस की स्पेन की 16वीं वरीय जोड़ी को सिर्फ 66 मिनट में 6-4, 6-3 से हराया। वहीं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने अपनी बड़ी बहन वीनस को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। 2009 के बाद दोनों बहनों का यह पहला विंबलडन मुकाबला था। सेरेना का अगला मुकाबला विक्टोरिया अजारेंका और बेलिंडा बेंसिच के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। दूसरी तरफ मारिया शरापोवा ने कजाकिस्तान की खिलाड़ी को 6-4, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। क्रिकेट की बात करें तो नए कप्तान अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में टीम इंडिया जिम्बाब्वे दौरे के लिए आज रवाना हो गई। टीम इंडिया जिम्बाब्वे दौरे पर 3 वनडे और 2 T20 मैच खेलेगी। पहला मुकाबला 10 जुलाई को हरारे में खेला जाएगा। टीम इंडिया में लंबे समय बाद हरभजन सिंह, रॉबिन उथप्पा और मुरली विजय की वापसी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। व्यापम मामले में 3 दिन में चौथी मौत। SIT का सामना कर चुके कांस्टेबल का ओरछा में मिला शव। उमा भारती के बयान से बढ़ी शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें। प्रवर्तन निदेशालय ने ललित मोदी को भेजा समन। 3 हफ्ते में हाजिर होने का निर्देश। IPL टीवी अधिकार देने में गड़बड़ियों का आरोप। आज कजाकिस्तान पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। यूरेनियम सौदे के नवीकरण की संभावना। उज्बेकिस्तान से रक्षा, व्यापार और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। ग्रीस संकट पर यूरोपियन यूनियन की अहम बैठक आज। जर्मनी और फ्रांस ने नए कर्ज के लिए ग्रीस से की गंभीर प्रस्ताव की मांग। IMF भी मदद को राजी।
और विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची सानिया हिंगिस की जोड़ी। पुरुष डबल्स के अंतिम 8 में बोपन्ना फ्लोरेंट पेस नेस्टर की जोड़ी प्रतियोगिता से बाहर।